अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 1 में हम स्टडी करने जा रहे हैं केमिकल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस। अच्छा, हेलोजेंस सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जी हेलोजेंस होते क्या हैं। ठीक है, तो हेलोजेंस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हेलोजिन मीन साल्ट प्रोड्यूसिंग, हेलो मीन साल्ट, जबकि जिन्स मीन्स प्रोड्यूसर, साल्ट प्रोड्यूसर एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं। ये ग्रुप 17 और ए एंड बी की टर्म्स में ग्रुप 7th ए से ताल्लुक़ रखने वाले एलिमेंट्स होते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा स्टडी किए जाने वाले होते हैं और जो जिनका बार बार जिक्र होता है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किया जाता है। अब दरअसल बात यह है कि ये साल्ट प्रोड्यूसिंग क्यों है। तो जैसे कि मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाते हुए भी आपको बताया था कि जी ये जब भी किसके साथ मिलते हैं, अल्कली मेटल्स के साथ मिलते हैं या किसी भी मेटल्स के साथ मिलते हैं तो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट को हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सोडियम और क्लोरीन हेलोजिन वाला ही साल्ट होता है। ठीक है, तो हेलोजिन्स मतलब साल्ट प्रोड्यूसर्स। अब दरअसल इनका हमने आज केमिकल बिहेवियर स्टडी करना है। तो ये केमिकल बिहेवियर किस तरह का रखते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस इज डिटरमाइंड बाय देयर बॉन्ड एंथैल्पीज एंड देयर एबिलिटी टू अंडरगो रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा देखें, अब ये जो जब कोई भी एलिमेंट जैसे नॉन मेटल्स हमेशा मोलिकुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और जो मेटल्स के एटम होते हैं वो मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, और मोलिकुलर फॉर्म में जब भी नॉन मेटल होता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है ताकि ये एनर्जेटिक बने और रिएक्शन करे। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि देखें, जब भी कोई भी एलिमेंट मोलिकुलर फॉर्म में होता है जैसे F2 या Cl2, ठीक है, या Br2, तो दरअसल होता ये है कि इस फॉर्म में ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। किसके कंपेयर में, इसको जब कंपेयर करते हैं एटॉमिक से, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लोरीन और फ्लोरीन का कोवलेंट बॉन्ड हम तोड़ दें, सही है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ये हम तोड़ देते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी एनर्जी देके, तो ये होगा क्या कि ये ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा रिएक्टिव बन जाएगा। अब हम हमेशा पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि जी ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक एलिमेंट या एटम बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। लेकिन असल में होता क्या है कि एनर्जी को कम करने के लिए कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे अब इससे साबित क्या हुआ कि जी जब भी ये एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, एटॉमिक मतलब जैसे F सिर्फ लिख दूं मैं तो ये एटॉमिक फॉर्म होगी, अगर F2 लिखता हूं तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, Cl लिख दूं तो ये एटॉमिक फॉर्म है, Cl2 लिख दूं तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। मॉलिक्यूलर फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जब एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना के उसके बाद एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाए। लेकिन जब इंडिपेंडेंट एटम होता है, जैसे कि वो इंडिपेंडेंट एटम कभी भी ऐसे इंडिपेंडेंट रहता नहीं है, लेकिन इसलिए वो मॉलिक्यूल बना देता है किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मिलके, सही है ना। तो अब जो कुल मिला के बात है, तो बॉन्ड एंथैल्पीज, तो बॉन्ड एंथैल्पी कितनी एनर्जी दी जाए कि वो रिएक्टिव हो जाए, इसे बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। दूसरी टर्म्स में कितनी एंथैल्पी, कितनी एनर्जी हीट की सूरत में दी जाए कि कोई भी एलिमेंट के दरमियान उनका मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड है, जैसे F2 के दरमियान, Cl2 के दरमियान, Br2 के दरमियान, I2 के दरमियान टूट जाए, इसे बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। इट्स द एनर्जी दैट नीड टू बी एडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड होमोलाइटिकली इन द फिजिकल फेज। अच्छा, इसमें जो होमोलाइटिकल जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोलाइटिकल ये असल में मैंने इसको आउटलाइन कर दिया है, इसलिए कि दरअसल मैं ये पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन कुछ गलतियाँ होने की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया सही से, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि होमोलाइटिकली का मीनिंग क्या होता है। होमो मीन सेम, जब सेम बॉन्ड ब्रेकेज होती है, मतलब इक्वली बॉन्ड ब्रेकेज होती है, जैसे Cl2 और Cl2 के दरमियान एक बॉन्ड है, कोवेलेंट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ और इस तरह से तोड़ता हूँ कि इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब भाई एक इसका इलेक्ट्रॉन था एक इसका इलेक्ट्रॉन था, म्यूचुअल शेयरिंग हुई, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। अब इसको मैं बिल्कुल इक्वली तोड़ दूँ बीच से कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसका हो जाए और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो ये जो बॉन्ड ब्रेकेज कहलाएगा ये होमोलाइटिकली कहलाएगा, ठीक है ना। इससे जनरेशन आपने देखा कि Cl2 फ्री रेडिकल की हुई, ठीक है।
अब इसी को बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं कि इनकी जो आपस में बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एंथैल्पी, जितनी एनर्जी रिक्वायर हो उसे बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब ये कितने किलो जूल पर मोल, इधर मैंने बॉन्ड एंथैल्पीज को लिखा है, इधर बॉन्ड लेंथ को, इधर एटॉमिक रेडियस को। अब जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि GPM में, पिकोमीटर्स में इसका एटॉमिक रेडियस लिखा गया है 72 पिकोमीटर्स, 100, 114, 133। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ दरअसल बॉन्ड लेंथ होती है किसी भी एटम का जो बॉन्ड बना है दो एटम्स के दरमियान, उनके दरमियान जो डिस्टेंस, मतलब टोटल बॉन्ड का डिस्टेंस कितना है, ये बॉन्ड लेंथ कहलाती है। ठीक है, ये 143 पिकोमीटर्स बढ़ती जाती है, 199, 288, 266, ये भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये समझ में भी आता है, सबसे छोटे साइज़ का एलिमेंट, सबसे छोटे साइज़ के एटम्स होते हैं इसके। ठीक है, बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा काम करता है, छोटी साइज़ होती है, बॉन्ड जब बन जाता है तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल इनका, बॉन्ड लेंथ जो होती है सबसे छोटी फ्लोरीन के दरमियान उससे, और सेम ऑर्डर, सेम जो बात बताई वो इन सारों पे भी अप्लाई होती है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब बॉन्ड एंथैल्पीज की बात करते हैं तो दरअसल सबसे पहले ये कम, ठीक है, ये भी कोई भी 159 एक स्पेसिफिक है, उससे बढ़ती है 242, उसके बाद क्या होता है कि 193 मज़ीद बढ़ती है, और उसके बाद क्या होता है कि ये कम हो जाती है 151। अब इसकी क्या वजह है कि भाई देखें, इसकी वजह यही है कि जी F2 और F2 के दरमियान तोड़ना सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि छोटी साइज़ एक एटम की होती है फ्लोरीन की। इसके अलावा उनके जो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब दोनों के जो न्यूक्लियस होंगे वो इतने करीब आ जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, कि वो आपस में ही रिपल्जन करना शुरू कर देते हैं। तो ये आसान होता है कि हम बॉन्ड को तोड़ दें, किसके दरमियान? फ्लोरीन के दरमियान, एज कम्पेयर टू क्लोरीन के दरमियान। क्लोरीन के केस में इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जा, भाई देखें, अब ऊपर साइज छोटा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, लेकिन नीचे जब हम आते हैं तो साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होती है, इससे कम हुई, और भी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका साइज बढ़ा है, ये स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। लेकिन जब हम ब्रोमीन पे मूव करते हैं तो ये जो इसके केस में क्लोरीन स्ट्रॉन्ग था, ब्रोमीन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कुल हुआ क्या कि जी इसका साइज सबसे छोटा होता है और इसे तोड़ना सबसे आसान है, और इसके रीजंस मैंने बयान किए। अब उसके बाद क्लोरीन को तोड़ना उसके मुकाबले में मुश्किल है, सही है, उससे मुश्किल है ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ना, लेकिन आयोडीन के बॉन्ड्स को तोड़ना सबसे ज़्यादा सिंपल क्यों है? दिस इज़ अ रीज़न। तो जब हम आयोडीन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसका बॉन्ड जो आयोडीन का आपस में होता है वो वीकर होता है एज कम्पेयर टू, भाई देखें, क्लोरीन और ब्रोमीन। सबसे फ्लोरीन की तो कुछ फैक्टर्स थे, क्यों कम है कि भाई न्यूक्लियस न्यूक्लियस करीब आ जाते हैं, रिपल्जन शुरू हो जाती है, सही है, इस छोटा एटॉमिक साइज होता है, इस वजह से उनकी रिपल्जन और उनका बॉन्ड जो तोड़ना आसान होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। लेकिन आयोडीन के केस में क्या होता है भाई कि ये क्लोरीन और ब्रोमीन से कम एनर्जी में टूट जाता है, तो इसका रीज़न ये है कि इसका जो बॉन्ड होता है इन दोनों के दरमियान वो वीक होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन एंड क्लोरीन। ठीक है, इसी बात को लिखा है, द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन ड्यू टू द इंक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ, बट फ्लोरीन इज एक्सेप्शन to this trend. This is due to the large repulsion between the non-bonding electrons of small size atom in the fluorine molecule. ठीक है, अब हम दूसरी जो टर्म स्टडी करने जा रहे हैं वो है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हालाइड्स। हाइड्रोजन हालाइड्स मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, इन्हें, अब ये जो एसिड्स हैं ये दरअसल एसिड्स हैं, ठीक है ना। अब एसिड्स क्यों हैं? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी वाटर में डिसॉल्व करें H+ आइंस दें तो वो एसिड्स हैं। अब जो ये एसिड्स हैं, द एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हालाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम HF टू HI, के एसिडिटी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात कि एसिडिटी ऊपर से नीचे आने पर, ये MCQ के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बढ़ती जाती है, इंक्रीज फ्रॉम HF टू HI। दिस ट्रेंड इज एट्रीब्यूटेड टू डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HX। कि भाई ये होती क्यों है? भाई इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि डिक्रीजिंग इन द बॉन्ड स्ट्रेंथ,
जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है ऊपर से नीचे आने पे, जैसे कि ऊपर पढ़ा है हमने, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है HI। मतलब ऊपर से एसिडिटी का ऑर्डर ये होता है कि इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है, ठीक है। HX एज द साइज ऑफ द हेलोजन एटॉमिक एटम्स इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे हेलोजेंस की साइज बढ़ती जाती है, द ओवरलैप बिटवीन हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल एंड हेलोजेंस वैलेंस ऑर्बिटल वीकेंस, मेकिंग इट easier for hydrogen to dissociate as a proton, while HF exhibit the most polar HF bond. Its strong and strength renders इट द वीकेस्ट एसिड इन द ग्रुप। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा एसिड होता है भाई? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो कि वाटर में डिजोल्व करने पे सबसे ज़्यादा H+ आइंस दे, ठीक है। अब फ्लो HF के केस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि जी इसको हम इतनी एनर्जी दे दें कि इसका बॉन्ड टूट जाए, जी वो अलग बात है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वाटर हम ये जो एसिड की डेफिनेशन है इसे हम इन टर्म्स ऑफ वाटर, जब वाटर में हम इन्हें डिजोल्व करें तो कौन जल्दी टूटेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, ठीक है। अब ये टॉपिक अलग है, ठीक है ना, इसे आपने अलग मानना है। अब जब वाटर में डिजोल्व करने पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि HF नहीं टूटता सबसे ज़्यादा इजीली, उससे मतलब सबसे ज़्यादा जो इजीली टूट जाता है HI टूटता है, BR, उसके बाद HBr टूटता है, उसके बाद HCl टूटता है, उसके बाद HF टूटता है। अब इसकी वजह क्या है जी? इसकी वजह यही है कि जी अब मैंने ये तो बताया कि जी जो जितना ज़्यादा H+ आइंस देगा वाटर में डिज़ोल्व होने पर वो उतना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। लेकिन इसकी दूसरी टर्म्स में अगर हम दूसरा रुख देखते हैं इस डेफिनेशन का, तो वो ये है कि जिसकी कॉन्जुगेट बेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, वो उतना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। अब कॉन्जुगेट बेस से क्या मुराद है? कॉन्जुगेट बेस से आप मुराद ये समझ लें कि जैसे HCl है या HBr है या HI है, ठीक है। अब इन तीनों में से जब ये वाटर में डिजोल्व होंगे तो H+Cl नेगेटिव बनेगा, H+Br नेगेटिव बनेगा, H+I नेगेटिव बनेगा। अब जिसका ये कॉन्जुगेट बेस, मतलब ये लोन पेयर डोनेट करने वाले को हम बोलते हैं बेस, ठीक है। तो जिसकी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बनेगी, मतलब स्टेबल बनेगी, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मतलब भाई ये टूटेगा तभी ना जब आयोडीन इसे इजाज़त देगा कि भाई आप चले जाएं, मैं आपके बिना स्टेबल हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए HI सबसे अच्छा एसिड है वाटर में डिजोल्व करने पर। HBr उससे कम HCl, उससे बिल्कुल ही कम HF। अब HF क्यों इतनी आसानी से नहीं टूटता? वो इसलिए नहीं टूटता कि जी देखें, अब उसकी जो बेस होती है ना HF, अगर से फॉर एग्जांपल HF अगर टूट जाता है, ठीक है, H+F नेगेटिव में टूट जाता है फर्ज करें, तो भाई इसके छोटे साइज होने की वजह से ये इस नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है। छोटा साइज होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं रख पाता, नहीं, भले ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है लेकिन ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो इसलिए HI जिसकी कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी वो सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम फर्दर मूव करते हैं इसके चार्ट पर। यहाँ दिखाया ये गया है कि ये हेलोजन एसिड्स, और दूसरी बात ये बॉन्ड एनर्जीज के, इनकी बॉन्ड एनर्जी, इनके दरमियान का जो बॉन्ड तोड़ने की जो एनर्जी है वो कितनी है, ठीक है। तो HF की सबसे ज़्यादा है 565, उससे कम 432, उससे कम 366, 299 सबसे HF की आखिरी। अब सबसे इजीली कौन सा बॉन्ड तोड़ सकते हैं हम? तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड हुआ, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा इसमें? ये होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इनके जो रीजंस मैंने जो डिस्कस किए हैं वही उनके सेम रीज़न हैं। तो यही रीजंस हैं जिसकी बेस पे ये असल में इधर होगा इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस, ये डिक्रीजेस काट दें। तो जब हम इधर मूव करते हैं तो सॉरी, हाँ, जब हम इधर मूव करते हैं, बल्कि ये सही लिखा हुआ था डिक्रीजेस, ठीक है ना, इधर जब हम मूव करते हैं तो एसिडिटी डिक्रीज होती जाती है। मतलब इधर हम मूव करते हैं तो डिक्रीज होती जाती है, इधर हम मूव करते हैं तो इंक्रीज होती जाती है एसिडिटी।
एसिडिटी का मतलब यही होता है कि कितने H+ आयंस कोई भी एलिमेंट डिसॉल्व कर कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व कर सकता है, दे सकता है जब हम उसे डिसॉल्व करें किसमें, वाटर में। अब हम फर्दर मूव करते हैं, तो ये आपने याद रखने ऑर्डर्स, ठीक है ना। अब स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन दरअसल सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन। अब स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस की स्ट्रेंथ एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसी होती है, इसे हम स्टडी करने जा रहे हैं। एज एजेंट्स विच हेल्प इन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जो के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाने में मदद करें, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं, ठीक है। के एजेंट्स विच हेल्प इन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ स्पेसिफिक एटम इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल लफ्जों में कि भाई ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, वो सामने वाले एलिमेंट को मजबूर करे कि वो अपना इलेक्ट्रॉन उसे दे दे, वो जो एलिमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरी बात यह है कि वो खुद रिड्यूस होगा। ये बात आपने याद रखनी है, क्या कि खुद रिड्यूस होगा। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो, मतलब भाई देखें, ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा एलिमेंट जो कि किसी और एलिमेंट को मजबूर करे कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो और मैं उसे गेन कर लूँ, मतलब तुम ऑक्सीडेशन कर लो और मैं रिड्यूस हो जाऊँ, रिडक्शन कर लूँ, तो ऐसा एलिमेंट जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एबिलिटी टू रेडली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। द स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। कि भाई सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। मतलब सबसे ज़्यादा जो मजबूर करता है वो फ्लोरीन मजबूर करता है सामने वाले एलिमेंट को कि अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, उसके बाद क्लोरीन करता है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। जो जितना मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएगा वो उतना ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये बातें आपने याद रखनी है। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये सामने वाले को मजबूर करते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दें। एंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज अलाउइंग इट टू रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेन अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम इनकी हलाइड आयंस की रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेबिलिटी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हलाइड आयन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अच्छा, सबसे पहले आपने इस लफ्ज पे गौर करना है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा एलिमेंट जो कि दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। लेकिन इसमें फ्लोरीन का जिक्र क्यों नहीं आया शुरू में ही? क्योंकि जी फ्लोरीन है इट इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.00 होती है, ठीक है। अब ये जो 4.00 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, इसकी वजह से इसके आगे कोई भी एलिमेंट ये नहीं कह सकता कि अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन कभी भी रिड्यूस नहीं होता, सही है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो दूर की बात है, मतलब भाई देखें, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, और ये सामने वाले को फर्ज करें इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उस सूरत में ये ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। लेकिन कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ही छोड़ दे सामने वाले के लिए। कोई भी एलिमेंट इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो ये जब छोड़ ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो सामने वाले को रिड्यूस भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम इस फहरिस्त में नहीं है शामिल। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के मुकाबले में दूसरे एलिमेंट्स हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं ज़्यादा। तो ये क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करवा लेते हैं इनसे, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये सामने वाले को क्या कर देते हैं? रिड्यूस। ड्यू टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कैन सर्व एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, के ये एक्ट कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू दियर एबिलिटी टू रेडिली डोनेट इलेक्ट्रॉन टू एन ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, सही है ना।
कि ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। इजीली तो दरअसल नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन दे सकते हैं। अमंग हालाइड आयंस देयर इज अ ट्रेंड इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के सबसे ज़्यादा, मतलब देखें जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो फ्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन तो है ही नहीं, सही है ना। तो ये आपने तीन आपने याद रखने हैं, इसे आपने शामिल नहीं करना। दिस मीन्स, लेकिन अगर कभी पूछ लेता है एमसीक्यूएस वगैरह में तो इसको कर लीजिएगा, कोई भी मजायका नहीं है। दिस मीन दैट आयोडाइड आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो आयोडाइड आयन है भाई, उसकी साइज़ की वजह से। और दूसरी बात ये है कि उसके पास ये बस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब ये है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इसके पास इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, ये इसकी वजह है, ये इसका रीज़न है, ठीक है ना। लेकिन इसका साइज बड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है वो ज़्यादा हाई है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, ठीक है। वाइल फ्लोराइड आयन इज द वीकेस्ट, के फ्लोरीन सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी भी हाल में लूज नहीं करता। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन infer that chlorine has ability to displace bromine and iodine from their salt। भाई ऊपर जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, इसकी बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन को और आयोडीन को साल्ट से रिप्लेस कर सकता है। अब इसकी वजह क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, ये आपने लाजमी ये आपने पढ़ लेना है इसको, ठीक है ना। तो इसकी वजह यह है कि भाई क्लोरीन इसलिए ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है उनके साल्ट से, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये क्या करेगा कि ब्रोमीन के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये अगर एटॉमिक स्टेट में आ जाए तो ये इनके इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा भाई ब्रोमीन वालों के। तो ब्रोमीन क्या करेगा कि ब्रोमीन सोडियम से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये आपने गौर से सुनना है। क्लोरीन अगर एटॉमिक स्टेट में आ जाए, इसको बॉन्ड एंथैल्पी देख के हम CL फॉर्म में ला दें, ठीक है। अगर ये Cl और Cl फॉर्म में इसे हम तोड़ दें Cl ऐसे इस तरह से 2, अब ये क्या करेगा, ये जो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बने हैं ये ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं सामने वाले को। तो ये क्या करेंगे कि सोडियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, ठीक है। इस वजह से ब्रोमीन जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, या आपने विजुलाइज करने के लिए समझना इस तरह से। तो ये ब्रोमीन सोडियम से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। उसके बाद जो ये स्पीशी है सोडियम के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि इसके पास जब Cl के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके बाद ये सोडियम से रिएक्ट करके और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जी ब्रोमीन और आयोडीन को, सेम इज द केस, ब्रोमीन एंड आयोडीन को क्लोरीन रिप्लेस कर सकता है कि आप इस जगह को छोड़ दें और मैंने इस जगह पे आना है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। सिमिलरली ब्रोमीन हैज़ द एबिलिटी टू डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम इट्स साल्ट। इसी तरह से ब्रोमीन के पास भी ये एबिलिटी है कि आयोडीन को निकाल सके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्लोरीन आयन एज अ ऑटो ऑक्सीडाइजिंग, क्लोरीन आयन बोल रहा हूँ, क्लोरीन एज अ ऑटो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एक ऐसा एटम एलिमेंट जो कि खुद ही ऑक्सीडाइज हो और खुद ही रिड्यूस हो, उसे हम ऑटो ऑक्सीडाइजिंग, मतलब एक रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल किसी भी रिएक्शन में, जैसे हमने ये पी ब्लॉक एलिमेंट में भी रिएक्शन पढ़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो क्लोरीन जब भी वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो 2 तरह के एसिड्स बनाता है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी बताया था। तो 2 तरह के जो एसिड्स बनाता है उनमें दर्जा अव्वल पर है HCl एंड हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। अब हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है HOCl। अब इधर आपने विजुलाइज क्या करना है कि जी ये जो है, ये आपने देखना है, ये बॉन्ड जो है ये HCl, सही है, H को ये मजबूर करेगा क्लोरीन के अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ठीक है। तो ये इस तरफ से इलेक्ट्रॉन, मतलब जो पार्शियल डेल
पार्शली जो नेगेटिव चार्ज आता है वो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसने ऑक्सीडेशन कर ली, लेकिन अगर जो ऑक्सीजन जो कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, असल में है तो इन दोनों के बराबर, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि ये जी ऊपर वाले पीरियड में आता है, ये नीचे वाले पीरियड में आता है, ठीक है। तो कुल मिला के यही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में। तो ये ऑक्सीजन क्लोरीन को मजबूर करता है, ये ऑक्सीजन फ्लोरीन से जस्ट पहले आता है, ठीक है। तो आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं 3.5। ये क्या करता है कि क्लोरीन को मजबूर करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो इस तरह से ये क्लोरीन को इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। इस जगह पे क्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन लेके खुद को क्या किया, रिड्यूस किया। मतलब इधर ऑक्सीडेशन हुई, इधर रिडक्शन हुई। इसी बात को ये बता रहा है क्लोरीन एज एन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज ड्यू टू क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड hypochlorous acid. In this reaction, chlorine itself reduce hydrochloric acid and oxidize into hypochlorous acid. क्या इधर ऑक्सीडेशन होती है, इधर रिडक्शन होती है, हेंस सर्व एज अ ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपने याद रखना है, ये इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक रीज़न है, इधर भी कुछ रीजंस स्टडी किए गए हैं इस पिछले जो हमने पढ़े। तो ये सारा का सारा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आपने गौर से 2-3 बार देखना है, और लाजमी लाजमी इसे हर जो भी चीज़ आप पढ़ा करें उसे समराइज़ लाजमी किया करें। मतलब जब आप पढ़ लें तो उसके बाद आप खुद ही लिखा करें कि जी ये मुझे आया, मैं इसको समझा हूँ या नहीं समझा। इसका टेस्ट यही होता है कि जी आप उसे खुद लिख के देखें। अगर खुद लिखते हैं तो समझ लें भाई आपने क्रैक कर लिया ये, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है। अभी केमिस्ट्री की शुरू है, चैप्टर नंबर 1 है। अगले लेक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री के लिहाज से मटेरियल, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर केमिस्ट्री, मैट्रिक केमिस्ट्री एंड 9th केमिस्ट्री, सारी केमिस्ट्रीज़ को बारी बारी अपलोड किया जाएगा। अभी बेसिकली इंटरमीडिएट पर काम किया जा रहा है, तो आपने लाजमी लाजमी इंटरमीडिएट वालों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है। थैंक यू।